बच्चों, आज 14/10/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। और पाठ है आपका अगला तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और ये रसायन विज्ञान का अंतिम पाठ है। सबसे पहले शब्द आया तत्व। तत्व क्या चीज़ है? तत्व मान एलिमेंट्स। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। और आज तक लगभग 118 तत्वों की जानकारी है। सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 94 तत्व 94 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों में कुछ तत्व ठोस, कुछ द्रव, कुछ गैस के रूप में होते हैं। तो ये तत्वों का बायोडाटा रहा है ऊपर से। वैसे आप तत्व यौगिक सब पढ़ चुके हैं। अब है तत्वों का वर्गीकरण। जो एलिमेंट्स हैं उनका कैसे हमने वर्गीकरण किया। तो सर्वप्रथम ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकरण किया गया, परंतु कुछ तत्व ऐसे पाए गए जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए गए, अतः ये वर्गीकरण अमान्य हो गए। इसके पश्चात तत्वों के परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण के प्रयास किए गए। वैसे तो कई वैज्ञानिक है, हमारे कोर्स में दो का नाम है। तो सबसे पहले है डोबराइनर के त्रिक समूह। ये जर्मन के रसायनिक थे, यानी जर्मन के वैज्ञानिक थे। डोबराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो कैसे किया इन्होंने? यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को एक ही समूह में बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत बीच के तत्व के परमाणु भार के समान होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे देखिए उदाहरण में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो पहला लिथियम और तीसरा नंबर पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7, पोटेशियम का 39। दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आएगा और 46 का आधा हो जाएगा 23। इन दोनों के बीच में सोडियम है 23 परमाणु भार। ऐसे क्लोरीन है 35 है, आयोडीन का 127। दोनों जोड़ेंगे और उनका आधा करेंगे, इन दोनों जोड़ों 362 आधा करके 81। इस प्रकार उन्होंने डोबराइनर ने त्रिक समूह के रूप में व्यवस्थित किया। उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के ऐसे त्रिक समूह वर्गीकरण करना कठिन रहा। मैंने जितने थे सबको वर्गीकरण करना कठिन लगा। कुछ किया उन्होंने, अथवा डोबराइनर त्रिक समूह का यह वर्गीकरण सफल नहीं रहा। प्रयास किया उन्होंने कुछ हद तक, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, क्योंकि जितने उस समय ज्ञात तत्व थे सबको इस त्रिक समूह में वर्गीकरण नहीं किया गया। दूसरे वैज्ञानिक हुए न्यूलैंड्स। ये थे अंग्रेज वैज्ञानिक। जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हुए एक फार्मूला सुझाया लोगों को। तो उसमें क्या कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। क्रम से गिनेंगे, 1 के बाद 8वां नंबर पर जो आएगा, ऐसे 8वां से 2 का भी, 8वां 30 का भी, इस प्रकार जो है उनके जो तत्व हैं समान गुण वाले होंगे। यह नियम संगीत के अष्टक नियम में समानता रखता है। न्यूलैंड्स ने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ करके 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। मैंने उस समय तक लगभग इतने तत्व ज्ञात थे। तो इनका प्रयास काफ़ी हद तक ठीक रहा। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, और इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि न्यूलैंड्स ने इसको निकाला, तो इसलिए इसको न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत या नियम से जाना जा सकता है। तो देखिए, जैसे इसमें संगीत में सा रे गा मा पा ध नी, फिर सा आ जाता है। ऐसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ गया फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस टाइप के तत्व आ गए। जिनके हर 8वें तत्व का जो गुण है वो मिलता जुलता है। ऐसा देखा गया कि अष्टक सिद्धांत का केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम यानी Ca तथा लागू होता, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। न्यूलैंड्स ने प्रकृति में केवल 56 तत्व जो ज्ञात थे उसमें के बारे में नियम बनाए थे। तत्वों की संख्या बढ़ने पर इनके अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाती। अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्व के लिए ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। यद्यपि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत डोबराइनर के त्रिक समूह से अच्छा रहा,
परंतु कैल्शियम से अधिक परमाणु वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका। तो इनका भी कुछ हद तक ठीक रहा। तो ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ये लोग जो है कुछ नहीं, उन्होंने प्रयास किया, शुरुआत किया। इसके बाद जो अगले आते रहे वैज्ञानिक, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया और आगे बढ़ता गया। अब आया है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। तो वैज्ञानिक थे मेंडलीव, रूसी रसायनज्ञ, रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीव और सारणी। इन्होंने पूरा उसको एक सारणी बनाया हुआ है। रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव, उसमें 63 तत्व, जो इनके ज़माने तक 63 तत्व ज्ञात थे, को उनके परमाणु द्रव्यमानों एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। जो परमाणु भार थे, उनके भौतिक रासायनिक गुण थे, उनके बीच में अध्ययन किया जिनका संबंध है। तो उन्होंने क्या पाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन माने बार बार रिपीट होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर एक नियमित अंतराल के बाद अनेक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अब इसका उनके तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणों की होती है पुनरावृत्ति माने बार बार आता है, लेकिन नियमित अंतराल के बाद। अब है मेंडलीव क्या मूल आवर्त सारणी या खाली आवर्त सारणी की समान लक्षण क्या था। इस सारणी में तत्वों के परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ये बढ़ते हुए क्रम में देखिए न्यूलैंड्स ने भी कहा हुआ था। सारणी में 12 36 पंक्तियाँ जिन्हें श्रेणी कहा जाता है या आवर्त कहा जाता है, और 8 ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे जिन्हें समूह कहा जाता है। तत्वों को क्रमबद्ध करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहे। इसे करने के लिए कहीं कहीं रिक्त स्थान भी छोड़ने पड़े। उसको व्यवस्थित करने के लिए कहीं कहीं रिक्त स्थान भी छोड़ना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम परमाणु भार 40 को चतुर्थ में द्वितीय समूह में रखा गया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्व टाइटेनियम को, जिसका परमाणु भार 48 है, चतुर्थ श्रेणी के तीसरे समूह में न रखकर चतुर्थ समूह में रखा गया, क्योंकि इनके गुणों की समानता चतुर्थ श्रेणी के चतुर्थ समूह के समान था। इस प्रकार भी कई व्यवस्था किया गया है। देखिए ये आवर्त सारणी उनका बनाया है, और उनमें देखिए पहले समूह के पहले उसमें आवर्त में केवल हाइड्रोजन रखा गया, इसका परमाणु भार 1 है। इस प्रकार ऐसे हुए देखिए यहाँ रिक्त स्थान छोड़ा गया, क्योंकि समान गुणधर्म वाले नहीं मिले। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि याद रखा गया। कहीं कहीं इनको रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो इसमें थोड़ा मैंने साथ में लिखे हैं, आप इसके लिए किताब से बिल्कुल इनका चार्ट बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसमें व्यवस्थित रूप से ये लिखा सही है, लेकिन हो सकता है आपको इसमें थोड़ा पढ़ने में कठिनाई हो रही हो। फिर उपलब्धियाँ क्या थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, अर्थात क्या लाभ मिला, क्या प्राप्त किया उन्होंने। तो आवर्त सारणी को व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा, ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे जा सके। तो इन्होंने देखा कि प्रयास किया कि समान गुणधर्म वाले तत्व को एक साथ रखने का प्रयास किया है। इस नाते कभी कभी अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले वाले कम वाले को रखना पड़ा। मेंडलीव ने अपने सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े जो अनुमान के अनुसार उस समय तक ज्ञात नहीं थे। एक अनुमान लगाया था कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्ञात नहीं था। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका लगाकर, एका संस्कृत का शब्द है, एका लगा किया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता माने जो क्या शुद्ध है तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण हैं। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की और असाधारण सफलता के कारण जो अनुमान लगाया बहुत अधिक सफल हुआ के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को स्वीकार किया और इस सिद्धांत को अवधारणा का सृजक बताया। सृजक माने जो उत्पन्न करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी अक्रिय गैसों का पता चलने पर पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा जा सका। तो इसने कहा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता का ठोस प्रमाण है। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान भी की और असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को स्वीकार किया, जो भी रसायन थे उस जमाने पूरे संसार में, और इस सिद्धांत को अवधारणा का सृजक बताया। और इसमें अक्रिय गैसों का पता चलने पर पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, नहीं जो व्यवस्था थी उसको छेड़े बिना अक्रिय गैसों को नए समूह में रखा जा सका। इस प्रकार की मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि है या लाभ है।